हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। हम दोस्तों आपको करवा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के आंसर की का सॉल्यूशन, जिसमें हम आपको साइंस के क्वेश्चन करवा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको आज 2 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। उसी तरह से दोस्तों, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम आपको करवा रहे हैं दोस्तों, एनसीईआरटी फैक्ट के साथ में। तो उसकी भी प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं चैप्टर वाइज। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से प्रजनन की कौन सी विधि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है? तो दोस्तों, प्रजनन की वह विधि जो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है वह है अलैंगिक प्रजनन। कौन सा? अलैंगिक प्रजनन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण जो है यह ऊंचाई के साथ क्या होता है? घटता है। ऊंचाई के साथ क्या होता है? घटता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल लगभग 340 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि कोई परावर्तक सतह 17 मीटर दूर है तो प्रतिध्वनि को स्रोत तक लौटने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, प्रतिध्वनि होती क्या है? जाने में सतह, परावर्तक सतह से टकराकर वापस आती है, मतलब टकरा करके वापस आना, मतलब जो दूरी तय करेगी दोस्तों। परावर्तक सतह 17 मीटर दूर है तो 17 मीटर तो जाएगी प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि क्या होगी? ये परावर्तक सतह, मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, यहाँ से ध्वनि निकली और ये गई परावर्तक सतह, यहाँ पे पहुंची हमारी ध्वनि 17 मीटर पहुंच गई। ठीक है। अब प्रतिध्वनि क्या होती है? वापस रिटर्न टकरा करके वापस आएगी, तभी तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी ना। मतलब 17 मीटर वापस भी तो आएगी, तभी तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। मतलब जो कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी? 17 गई और 17 वापस आने में मतलब 34 मीटर जो है कुल दूरी निकल के हमारी आ जाएगी। ठीक है। अब क्या बोला है? ध्वनि की चाल कितनी दी गई है? लगभग 340 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रतिध्वनि को स्रोत तक लौटने में कितना समय लगेगा, हमको ये बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर क्या होगा? हमने कुल दूरी कितना निकाल दी है? तो कुल दूरी निकाल दी हमने कितनी? 17 दूनी 34 मीटर। ठीक है, क्लियर है? कुल दूरी 34 मीटर क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी है? 17 मीटर है। और प्रतिध्वनि क्या होती है? वापस टकरा के आएगी तभी तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। मतलब 17 मीटर परावर्तक सतह से गई और वापस 17 मीटर वापस आएगी, इसलिए हमने कुल दूरी कितनी ली है? 34 मीटर ली है। और हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय के। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दोस्तों दूरी बटे चाल के। क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल के हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? अब दूरी कितनी है दोस्तों? ये तो 34 मीटर है। और चाल कितनी है दोस्तों? ये है 340 मीटर प्रति सेकेंड। 340 मीटर प्रति सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितने बार जाएगा? 0.1 सेकेंड तक जाएगा। 0.1 सेकेंड बार में चले जाएगा। ठीक है। 340 को जब 34 को जब भागेंगे 340 से कितना आएगा? 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े बांधों और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, बड़े बांधों और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए। बड़े बांध नदी प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ नियंत्रण में सहायता करते हैं। ये सत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार ब्रेक लगाने के 4 सेकेंड बाद रुक जाती है। यदि कार और यात्रियों का कुल द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा अनुप्रयुक्त बल कितना होगा, ये हमको बताना है। अब दोस्तों, चाल कितनी दी गई है हमको? 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। दोस्तों, ब्रेक लगाया जा रहा है मतलब कार क्या है? रुक रही है। कार रुक रही है मतलब हमारा अंतिम वेग v क्या होगा? v तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग कितना है? u, ये है 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर देंगे 1872, 40 बार में 4 पंचे 20, तो 200 मीटर प्रति सेकंड हमारी प्रारंभिक चाल निकल के आ गई। कितनी? 200 मीटर प्रति सेकंड। अब हम जानते हैं दोस्तों F बराबर क्या होता है? m इंटू ए के। हमको पता है F बराबर क्या होता है? m इंटू ए के होता है। बल हमको निकालना है। अब हमको यहाँ पे त्वरण का मान दिया है क्या दोस्तों? नहीं दिया गया है, तो हमको त्वरण का मान भी निकालना पड़ेगा। और त्वरण हम जानते हैं क्या होता है? त्वरण जो होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय, यही तो होता है हमारा त्वरण।
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय के। अब अंतिम वेग तो हमारा कितना है दोस्तों, 0 है। प्रारंभिक वेग कितना है, 200 है। और समय कितना लग रहा है, 4 सेकेंड लग रहा है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, -200/4। तो कितना निकल के आ जाएगा, 4×5=20, तो 50 -50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकल के आ जाएगा त्वरण का मान। अब माइनस में क्यों आया दोस्तों, माइनस में इसलिए आया क्योंकि कार हमारी रुक रही है। कार क्या हो रही है, रुक रही है, इसलिए ऋणात्मक त्वरण कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, ऋणात्मक त्वरण, इसलिए हमारा जो त्वरण का मान कैसा आया, माइनस में आया। अब जानते हैं F बराबर m इंटू ए के, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर m इंटू ए। एम का मान कितना है, 80 किलोग्राम, और ए का मान हमने कितना निकाला, -50 निकाला। तो कितना हो जाएगा, 5×8=40, 4000, और ये माइनस का सिंबल रहेगा तो -4000 न्यूटन जो है हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमने आपको अच्छे से समझा है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न अंगों में से कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है। दोस्तों वह अंग जो वक्ष गुहा में होता है वो है फुफ्फुस। फुफ्फुस जो है दोस्तों ये वक्ष गुहा में स्थित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन यौगिकों में निम्न में से कौन सा प्रकार्यात्मक समूह OH द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों एल्कोहल को जो है OH के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। गोली लेंस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अवतल लेंस में भी 2 वक्रता केंद्र होते हैं, हाँ अवतल लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र के साथ संपाती होता है क्या, नहीं, प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र के साथ संपाती नहीं होता। प्रत्येक गोली लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। 2 वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, बिल्कुल ये भी सत्य बात है। तो बी वाला ही क्या हो जाएगा, हमारा सही कथन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव के ऊतक का उदाहरण नहीं है। दोस्तों अस्थि ऊतक है, रुधिर ऊतक है, पेशी ऊतक है, न्यूरॉन जो है ये ऊतक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन के pH पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो pH मान घटता है। क्या होता है, pH मान घटता है। और OH आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो क्या होता है, pH मान बढ़ता है। जैसे ही दोस्तों ये हमारा pH स्केल है, 0 से लेके कहाँ तक होता है, 14 तक होता है, बीच में हमारा 7 होता है जो कि उदासीन होता है। दोस्तों यदि H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो विलयन का pH क्या होगा, pH कम होगा, मतलब अत्यधिक अम्लीय होगा यदि H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो। यदि OH- आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो विलयन कैसा होगा, विलयन का pH कैसा होगा, pH होगा कैसा, क्षारीय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन के pH पर क्या प्रभाव पड़ता है, विलयन का pH घटता है। ठीक है, मतलब अम्लीय होता है। जितना H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी उतना ही ज्यादा विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। और जितना अधिक OH- की आयन की सांद्रता होगी उतना ही ज्यादा विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य परिस्थितियों में मानव महिला शरीर में निषेचन के बाद भ्रूण को कहाँ रोपित किया जाता है। दोस्तों सामान्य परिस्थितियों में मानव महिला शरीर में निषेचन के बाद भ्रूण को जो है गर्भाशय स्तर पर क्या किया जाता है, रोपित किया जाता है। कहां पर, गर्भाशय स्तर पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ की निम्न में से किस अवस्था में कणों की तीव्र यादृच्छिक गति सबसे अधिक होती है। तो गैसों में जो है दोस्तों कणों की गति जो होती है सबसे अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉनों की हानि। ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, घटाव होता है। मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है ऑक्सीकरण में। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है ऑक्सीकरण में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पेशी संरचना वक्रता को संशोधित करने और इस प्रकार रेशेदार जेली जैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों सिलियरी पेशियां जो है ये वक्रता को संशोधित करने और इस प्रकार रेशेदार जेली जैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। कौन सी, सिलियरी पेशियां। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv² के होता है। क्या होता है, 1/2 mv²। m का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में, m का मान दिया गया है 2 किलोग्राम, v का मान कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 से 2 कट जाएगा तो 9 जूल जो है गतिज ऊर्जा का मान निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा महिलाओं से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शुक्रवाहिका उच्छेदन वेस्कोटोमी पुरुष से संबंधित है। तो दोस्तों महिलाएं से संबंधित कौन सा हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। कौन सा,
ट्यूबेक्टमी जो है ये महिलाओं से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अधात्विक तत्व द्वारा निर्मित द्विपरमाणुक अणु है? तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है ये एक द्विपरमाणुक अणु है। कौन सा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? दोस्तों पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है ये सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर? सामग्री की प्रकृति पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा समीकरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्वाइस Al प्लस 6HCl ट्वाइस AlCl3 प्लस थ्राइस H2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं? तो दोस्तों समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है, लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, जो द्रव्यमान जैसे भौतिक गुणों को प्रभावित करती है। तो क्या होता है समस्थानिक? इनमें परमाणु संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? भिन्न होती है। तो ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सोलेनोइड चुंबक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि? दोस्तों एक सोलेनोइड जो है ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इसके फेरों में प्रवाहित धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस वजह से क्यों करता है? इसके फेरों में प्रवाहित धारा जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इस वजह से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है डैश कहलाता है? तो दोस्तों वह बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है उसे हम बोलते हैं असंतुलित बल। क्या बोलते हैं? उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग कहाँ स्थित होता है? दोस्तों मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग जो है ये अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है। कहाँ पे? अग्र मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फुलेरिन कार्बन अपर रूप का रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों फुलेरिन कार्बन अपर रूप का रासायनिक सूत्र है C60। कितना? C60 जो है ये फुलेरिन कार्बन अपर रूप का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पादप में जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों जाइलम जो होता है ये जल और खनिजों का गमन करता है और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का गमन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।